हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टो भैया। तो साथियों, एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। देखेंगे आज साथियों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले आप सभी के लिए जो 2024 यानी कि 2024 में आप सभी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं इंटर का, और अगर आप उर्दू रखे हुए हैं, उर्दू सब्जेक्ट को रखे हुए हैं, तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अजीज साथियों, इससे पहले आप सभी का फर्स्ट वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 1 अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए अजीज साथियों, आज जो ये वीडियो है आप सभी के क्लास 12 का उर्दू का चैप्टर नंबर 2 है। तो देखेंगे आज साथियों, चैप्टर नंबर 2 में आप सभी को जो भी चीज है वो सभी चीज आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें देखिए, आपको उर्दू विषय को मैं रटाऊंगा नहीं और न ही ज्यादा आपको क्या कहते हैं दबाव दूंगा कि आप इसे पढ़िए ही पढ़िए। केवल और केवल इसे आप समझिए और ज्यादा से ज्यादा आप लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप उर्दू में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियोस को देखने के बाद कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगी। तो चलिए, अगर आप जीरो से हीरो बनना चाह रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैप्टर नंबर 2 को हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला चीज देखिए आज साथियों, आप सभी का जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नाम है मिट्टी का तेल। अब आप कहेंगे ये कैसा चैप्टर है भाई? जी हाँ, बिल्कुल, मिट्टी का तेल। तो आप समझिए, यहाँ पर चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताई गई होगी या फिर किन के बारे में जानकारी दी होगी। देखिए, कोई भी चीज होता है ना तो उनके नाम से ही पकड़ा जाता है। जैसे आप मान लीजिए ये आटा है, या फिर जैसे मान लीजिए गेहूं का आटा है, या फिर इस तरह कह लीजिए आप क्या कहते हैं ये चीनी है। तो अब चीनी से आप दिमाग लगा सकते हैं कि इन चीनी से क्या क्या चीज बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी तरह से साथियों, ये जो चैप्टर है आप सभी का मिट्टी का तेल, देखिए आप सभी को मैं क्लास में बिल्कुल बोरिंग नहीं होने दूंगा, बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा आपको अंदर तक जाने की भी जरूरत नहीं है कि बाप रे मुझे इतना रटना है, ठीक है? वो सभी टेंशन आपको नहीं लेना है क्योंकि एल टू भैया आपके लिए खड़ा है। चलिए, तो सबसे पहला चीज आपको मैंने बता दिया, चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? मिट्टी का तेल। ओके, और ये जो है क्या है? मजमून है। अब आप कहेंगे कि मजमून किसे कहते हैं सर? तो देखिए, मजमून को हिंदी में कहा जाता है निबंध और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऐसे। आप कहेंगे कि निबंध किसे कहते हैं, अगर निबंध भी पता नहीं है, और आप कहेंगे कि मुझे मजमून भी पता नहीं है किसे कहते हैं, तो आप यहां पर समझिए ना, मजमून जो है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। यानी निबंध जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मजमून आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं, और भी नहीं तो बहुत सारे तरीके के मजमून होते हैं, ठीक है? तो आपके सिलेबस में 4 तरीके का मजमून दिया गया। नंबर 1 में आप सभी को तनकीदी मजमून, ठीक है? नंबर 2 में आप सभी का इल्मी मजमून, और नंबर 3 में है ज़रेफाना मजमून, और नंबर 4 में है इंशाइया, ठीक है? तो ये तीनों टाइप के मजमून आप सभी को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इंशाइया और भी जो मजमून है ज़रेफाना वगैरह। अब समझिए कि तनकीदी मजमून किसको कहते हैं। तो सबसे पहला चीज तनकीदी मजमून को समझिए। तनकीदी मजमून का मतलब होता है, जैसे आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए सपोज दैट आपका कोई दोस्त है सैफ, ठीक है? अब उनके अंदर कौन सी अच्छाई है, बुराई है, कौन ऐसा चीज वो काम अच्छा करता है, कौन सा बुरा करता है, तो इन सभी के चीज के बारे में जो बताई जाती है उसे तनकीदी मजमून कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आइए इल्मी मजमून। तो आप देखिए, इल्म का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं शिक्षा, और इसे अगर इंग्लिश में कहिए तो नॉलेज। तो यानी कि आपके शिक्षा के बारे में उसमें बताई जाती है, ठीक है? अब उसके बाद तीसरा नंबर है ज़रेफाना मजमून। ज़रेफाना का मतलब होता है हंसी मजाक, ठीक है? यानी कि आपको इस मजमून में जो भी किसी के बारे में भी बताया होगा तो केवल और केवल हंसी मजाक के बारे में बताया गया होगा, ठीक है? अब उसके बाद आता है इंशाइया। तो ये तो इंशाइया आपका चैप्टर है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम समझ लेंगे, ठीक है? तो आइए, तो आप सभी का जो ये मजमून है मिट्टी का तेल, ये क्या है? तो मजमून है। अजीज साथियों, यहां से एक सवाल पट से बन गया। अभी कैसे? आपसे सवाल पूछेगा कि अच्छा तुम बताओ, आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि आपके निसाब में शामिल मिट्टी का तेल जो है वो दर्जे झेल है। ऑप्शन नंबर ए में दे देगा कि मजमून है, ऑप्शन नंबर 2 में दे देगा इंसाइया है, ऑप्शन नंबर 3 में दे देगा, इसी तरह करके दे देगा। तो आप क्या टिक मारेंगे? क्योंकि आप सभी को एल्टू भैया ने क्या रटा दिया है, क्या रटाया है, बताइए बताइए फटाफट। तो मिट्टी का तेल क्या है? तो मजमून है। यहां से राइट, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। 1 नंबर अभी से आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, 1 नंबर आपको दे दिया यहां से। चलिए, अब उसके बाद टॉपिक आता है मुसन्निफ ख्वाजा हसन निजामी, ठीक है? यहां पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया, लीजिए ख्वाजा हसन निजामी।
अब देखेंगे आज साथियों, ये जो मिट्टी का तेल है ना मजमून, इनके जो राइटर है, मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, यानी कि लेखक को, लिखने वाले जो है, इसका क्या नाम है? ख्वाजा हसन निजामी। तो आपसे सवाल आएंगे क्या, अच्छा तुम बताओ क्या आपके निसाब में शामिल मिट्टी के तेल के मुसन्निफकार यानी के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए में दे देगा आपको ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा मिर्जा हशमतुल्लाह बेग, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा सैयद अली शाह जफर। तो आप क्या टिक मार करके आएंगे, क्योंकि आप सभी को एल2 भैया ने पढ़ा दिया है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिट्टी का तेल का जो मुसन्निफ है वो कौन है? तो ख्वाजा हसन निजामी। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जब आगे आएंगे आजीज साथियों, तो यहाँ पर हमने लिखा है, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला टाइप का नजर आ रहा हो तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं। देखिए कहता है कि दिसंबर 1878 ईस्वी को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया में इनकी पैदाइश हुई, जो इनका आबाई मकान था। अब देखेंगे आजीज साथियों, आपके जो राइटर है यानी इस चैप्टर के मिट्टी का तेल जो ख्वाजा हसन निजामी, इनकी जो पैदाइश कब हुई थी? दिसंबर 1878 ईस्वी को। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? दिसंबर 1878, सितंबर 1878, उसके बाद अक्टूबर 1878। आप क्या टिक मार करके आएंगे? तो ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश हुई थी दिसंबर 1878 ईस्वी में। उसके बाद कहां हुई थी? तो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब देखेंगे यहीं से इनका क्या कहते हैं पैदाइश का जगह पता चल रहा है, ख्वाजा हसन निजामी। निजामी साहब याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा दरगाह भी है, बहुत सारे लोग वहां चादर वगैरह भी चढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनका आबाई मकान यानी कि आबाई जो वतन था, मूल निवासी जो थे ये कहाँ के थे? तो दिल्ली के ही थे, ख्वाजा हसन निजामी यानी कि निजामुद्दीन औलिया के ही थे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट कहता है वालिद। इनके वालिद का नाम था सैयद आशिक अली निजामी। आपसे सवाल पूछेगा कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम है, तो आप क्या जवाब देकर के आएंगे? सैयद आशिक अली निजामी। अभी हाल ही में जो बोर्ड का एग्जाम गुजरा है आजीज साथियों, उसमें आप सभी का सवाल देखिए इस तरह से पूछा गया था कि क्या कहते हैं, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या है, ठीक है। तो इनके वालिद का क्या नाम है? सैयद आशिक अली। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। इनके वालिदा यानी कि वालिदा का मतलब होता है मम्मी, यानी कि माँ जिसको कहते हैं, प्यारी सी मम्मी जो प्यार हमें बहुत करती है। पापा तो हम लोगों को बहुत पीटते हैं, है ना? आपको भी पीटते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अब आइए, वालिदा का क्या नाम था? सैयदा चहेती बेगम, ठीक है। इनके वालिदा का नाम सैयदा चहेती बेगम और वालिद का नाम सैयद आशिक अली निजामी और बड़े भाई सैयद अली शाह। अब आप कहेंगे कि सर मिट्टी का तेल जो मजमून है और इनके जो मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निजामी, इसमें इनका बड़े भाई का नाम क्यों लिया गया? तो इसमें बात यह आती है कि इनके जो सैयद आशिक अली और सैयदा चहेती बेगम यानी इनके माँ और बाप ख्वाजा हसन निजामी के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसको जो जवान किया, पढ़ाया लिखाया, उनमें किनका किरदार था? तो इनके बड़े भाई। तो यहां पर देखिए सवाल पूछा था कि ख्वाजा हसन निजामी को जब ऐसे सवाल पूछा था कि ख्वाजा हसन निजामी के जब वालिद और वालिदा इंतकाल हो गई तो इनका सरपरस्ती जो है किसने किया था? तो इनका सरपरस्ती किसने किया? तो बड़े भाई सैयद हसन अली शाह। ओके, यहां तक बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट, यहां पर है कि वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा। यहां पर देखिए साथियों कि ख्वाजा हसन निजामी जो इनका नाम है, इनको कोई दूसरा आदमी दिया था, लेकिन इनके माँ बाप यानी कि अब्बू और इनकी अम्मी जान जो इनका नाम रखा था वो कासिम अली नाम रखा था, ठीक है। लेकिन इनके मामू यानी कि ख्वाजा हसन निजामी के जो मामू थे, इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे, ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा इस तरह भी, इतना डीपली भी सवाल पूछता है। जी हाँ, जब बिहार बोर्ड को सवाल नहीं मिलेगा ना तो इस तरह भी पूछेगा कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने क्या नाम रखा था इनका? तो इनका नाम क्या रखा था? ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने ख्वाजा हसन निजामी का तो कासिम अली, ठीक है। लेकिन इनके मामू किस नाम से पुकारते थे? तो अली हसन, ठीक है। अब आगे आइए, अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया। आपसे सवाल आएगा कि क्या कहते हैं, ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी जो है किसने लिखना शुरू किया था? तो आपके ऑप्शन में रहेगा अल्लामा इकबाल ने, उसके बाद दूसरे सेकेंड ऑप्शन में रहेगा कासिम अली ने, ख्वाजा क्या कहते हैं बदरुद्दीन तैयब ने। तो आप क्या राइट आंसर मार करके आएंगे?
तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया था। देखिए आजीज साथियों, आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूं, तो एक बार लाइक तो जरूर बनता। आइए उसके बाद देखेंगे आजीज साथियों, और ये इसी नाम से मशहूर हुए। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कि ख्वाजा हसन निजामी किस नाम से मशहूर हुए, तो ये किस नाम से मशहूर हुए थे, तो ख्वाजा हसन निजामी के ही नाम से मशहूर हुए थे, जिन्होंने अल्लामा इकबाल लिखा था। उसके बाद है कि मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। यानी कि आजीज साथियों देखेंगे, मुख्तलिफ का मतलब होता है कि अलग अलग, यानी कि अलग अलग उस्ताद से, अलग अलग टीचर से इन्होंने कुरान और हदीस की भी तालीम हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 18 बरस की उम्र में चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। आपसे सवाल पूछेगा कि क्या कहते हैं, ख्वाजा हसन निजामी की जो अहलिया थी यानी कि बीवी थी, उनका क्या नाम है, तो सैयदा हबीब बानो। और कितने बरस की उम्र में निकाह हुई, तो 18 बरस की उम्र में। यहां पर ऑब्जेक्टिव बीवीआई बनता है कि ख्वाजा हसन निजामी की जो शादी हुई थी वो कितने बरस की उम्र में हुई थी, तो 18 बरस की उम्र में। अब यहीं तक नहीं है, यहां पर कह रहा है कि लेकिन पहली बीवी के विसाल के बाद सैयदा महमूदा बानो से निकाह हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ख्वाजा हसन निजामी की जो शादी हुई थी वो कितनी शादियां हुई थी, 2 शादियां हुई थी। पहली शादी 18 बरस की उम्र में किससे हुई, तो सैयदा हबीब बानो से, और दूसरी जो शादी हुई थी सैयदा महमूदा बानो से। तो साथियों आपसे सवाल पूछेगा कि ख्वाजा हसन निजामी की कितनी शादियां हुई थी, तो आप क्या टिक मार करके आएंगे, ख्वाजा हसन निजामी की शादियां 2 शादियां हुई थी। ठीक है, पहली बीवी का नाम था सैयदा हबीब बानो, और उसके बाद दूसरी बीवी का नाम था सैयदा महमूदा बानो। ओके, अब उसके बाद आते हैं कि रिसाला। रिसाला कहते हैं, इसका हिंदी होता है पत्रिका। ठीक है, निजामुल मशाइख, यानी कि इन्होंने रिसाला भी लिखा था जिनका नाम था निजामुल मशाइख। सवाल आता है यहां पर इस तरह बनेगा कि ख्वाजा हसन निजामी के रिसाला का नाम क्या है, तो निजामुल मशाइख। उसके बाद भी बहुत सारे आपको दूसरे दूसरे राइटर के दे देंगे, तो आप क्या टिक मार्क करके आएंगे, ख्वाजा हसन निजामी जो लिखा था वो उनका नाम है निजामुल मशाइख। आइए इब्तिदाई जिंदगी। इब्तिदाई का मतलब क्या होता है, यानी कि शुरू की जो जिंदगी थी बड़ी परेशानियों में बसर हुई। यानी साथियों इनका जो बचपना था ना, बहुत परेशानी में गुजरा था। हम लोगों के तरह, आप लोगों के तरह नहीं था, बस टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कोई एड्स आ गया उस पर भी चले गए, तो नहीं। उस टाइम में काफी मजबूरन के साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था, यानी बहुत परेशानियों में गुजरा था। आइए 200 से ज्यादा किताबें लिखी और हर जगह सादा जुबान इस्तेमाल किया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ख्वाजा हसन निजामी जो है कितनी किताबें लिखी, तो 200 से ज्यादा। ठीक है, 200 से ज्यादा। क्या टिक मार्क करके आएंगे, 200 से ज्यादा। ये 2 नंबर में भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके बाद आएंगे इनका जो जुबान था बिल्कुल सादा इस्तेमाल था। यानी जिस तरह मान लीजिए आजकल के जो राइटर हैं वो सब क्या करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड सब दे देते हैं बुक में, समझ में नहीं आता। लेकिन ख्वाजा हसन निजामी जो थे पूरा सादा तरीन, बिल्कुल साफ सुथरा, जिस तरह आम बोलचाल होता है उस तरह इन्होंने किताब लिखा था, और क्या कहते हैं, ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, उनके बाद आइए आजीज साथियों, कह रहा है कि और इन्होंने मुख्तलिफ तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की। यानी कि अलग अलग तीर्थ यात्रा आप समझते हैं, जैसे क्या कहते हैं, हिंदुओं लोगों के त्योहार में सब तीर्थ यात्रा भी निकाला जाता है, तो ख्वाजा हसन निजामी जो था तीर्थ यात्रा भी किया था। ठीक है, उसके बाद और हिंदू साधुओं से फलसफा वेदानियत सीखा। फलसफा वेदानियत का मतलब होता है साथियों, जिस तरह ऋग्वेद, चतुर्वेद, त्रिवेद, ये सब जो उनका वेद होता है उन सबको भी हिंदुओं साधुओं से यानी कि पंडितों से पढ़ने और लिखने का क्या कहते हैं काम भी किया था। उसके बाद है कि तसानीफ, यानी कि इन्होंने कुछ तसनीफ भी लिखे थे। सबसे पहला जो तसनीफ लिखा था उसका नाम है रोज नामचे, उसके बाद कलमी चेहरे और सयाराए दिल। ठीक नहीं सॉरी, सिपाराए दिल। उसके बाद ये हजरत निजामुद्दीन की स्वाने निजामी बंसूरी के नाम से तरतीब की। देखेंगे आजीज साथियों, कुछ तसनीफ भी लिखे, उसका क्या नाम है, रोजनामचे, कलमी चेहरे और सिपाराए दिल। किसकी तसनीफ है, तो ख्वाजा हसन निजामी की। उसके बाद है साथियों हजरत निजामुद्दीन औलिया की स्वाने, यानी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो स्वाने हैं, क्या नाम उसका, निजामी बंसूरी के नाम से भी तरतीब किया था इन्होंने। ओके, अब आइए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट टॉपिक है कि अपनी मौत से 50 बरस पहले यानी कि कब्ल ही निजामुद्दीन औलिया में कब्र तैयार करा ली थी। देखिए आजीज साथियों कितने बड़े अक्लमंद और क्या कहते हैं बुद्धिमान इंसान थे
कि इन्होंने अपने इंतकाल यानी कि मरने से 50 साल पहले ही इन्होंने कहां पर अपना कब्र तैयार करा लिया था, तो निजामुद्दीन औलिया में। तो देखिए यहां पर आपसे सवाल पूछेगा कि ख्वाजा हसन निजामी का जो कब्र है वो कहां पर मदफून है, यानी इस तरह भी पूछ सकता है ख्वाजा हसन निजामी कहां मदफून है, तो आप क्या बताएंगे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया में। ठीक है। अब उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि इनका इंतकाल जो है 31 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई। ठीक है, यानी कि इनका जो इंतकाल कब हुआ, 31 जुलाई 1955। डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश कब हुई, दिसंबर 1878। ये सभी सवाल वेरी वेरी क्या है, इंपोर्टेंट है, अहम है, क्योंकि यही सब सवाल ज्यादातर राइटर से पूछे जाते हैं। तो इनकी पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी को, और उनके बाद जो अजीज साथियों इनका इंतकाल 31 जुलाई 1955 ईस्वी को। इनका जो ख्वाजा हसन निजामी जो किसने लिखना शुरू किया था, अल्लामा इकबाल ने, और उसके बाद क्या कहते हैं, और ये किस नाम से मशहूर हुए, तो ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है, तो यहां तक ये चैप्टर आप सभी का ये फिनिश हुआ। अब आइए हम आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं अपने आम बोलचाल में, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जो आप मिट्टी का तेल देख रहे हैं ना, इसको समझिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आजीज साथियों, ये चैप्टर का नाम क्या है, मिट्टी का तेल। ये क्या है, तो मजमून है। इनको देखिए अजीज साथियों, मैं बिल्कुल सादा तरीन अपने आप में जिस तरह आप बोलचाल करते हैं उस तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप किसी को बिल्कुल आसानी से आप समझा सकते हैं। देखिए मिट्टी का तेल है। अब यहां पर आप सभी को मैं थोड़ा सा एक बुक भी दिखाने की कोशिश करता हूं। आप सभी का जो बुक है उसके अंदर ये जो चैप्टर है आपके मिट्टी का तेल, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ताकि आपको भी क्योंकि आपको ज्यादातर बुक की तरफ मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ देखिए ये है आप सभी का बुक। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये मजमून लिखा हुआ मिट्टी का तेल, और इनका राइटर ख्वाजा हसन निजामी। ओके, अब आइए यहां पर जो है ना, देखिए इसमें क्या है, अल्लाह मियां ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की है जो इंसान के काम की नहीं है। यहां पर देखेंगे अजीज साथियों, इनका कहना है ख्वाजा हसन निजामी का, और हम भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर एक चूंटी को भी पैदा किया है इस दुनिया में, या फिर अजीज साथियों कोई भी खूंखार जानवर ही क्यों ना हो, या फिर अच्छा ही क्यों ना हो, हर चीज इंसान के काम के लिए क्या है, लेकिन मिट्टी को बहुत कमतर समझा जाता है। वही चीज इस कहानी में बताई है। देखिए यहां पर हमने 4 आंसर यानी कि तत्व लिखा है। एक है आग, हवा, पानी और खाक। खाक के माना होता है मिट्टी, यानी कि अगर आग, हवा, पानी, इनमें सबसे ज्यादा अगर कमतर समझा जाता है तो किसको समझा जाता है, मिट्टी को। लेकिन मिट्टी क्या है, सबसे अहम चीज है। मिट्टी से ही इंसान बना, फिर मिट्टी में ही इंसान को जाना है। अगर ये मिट्टी नहीं रहेगी तो अच्छी अच्छी फसलें नहीं उगेगी, अगर ये मिट्टी नहीं रहेगी तो फिर मिट्टी का तेल नहीं आएगा। इन्हीं के मिट्टी के अंदर से ही ना सभी चीज बनता है भाई मेरे, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला वगैरह जो भी खादान इनसे ही होता है। अब उसके बाद देखेंगे, कह रहा है कि मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है। ये कहते हैं ख्वाजा हसन निजामी कि मिट्टी को जो इस तरह पलीद किया जाता है, यानी कि उनको कमतर जो समझा जाता है ना, तो मुझे काफी उन पर तरस आता है, ये कहते हैं उसमें। उसके बाद है, इसमें कहता है कि इसी मिट्टी के तह में खुदा ने नायाब खजाने छुपा रखे हैं, है ना, क्यों नहीं, कैसे नहीं छुपा रखे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप सोना भी निकालते हैं तो इसी मिट्टी से निकालते हैं, चांदी भी निकालते हैं आप इसी मिट्टी से निकालते हैं, खाने पीने की चीजें निकालते हैं तो आप इसी मिट्टी से निकालते हैं। ठीक है, अब उनके बाद देखेंगे, कह रहा कि मिट्टी का तेल वर्सेस क्या कहते हैं, चंबेली और मोतिया का तेल। इसमें क्या कहते हैं, ये कंपैरिजन क्या है, मिट्टी का तेल और चंबेली का तेल। अब देखिए यहाँ पर कि चंबेली का तेल होता है बहुत ही खुशबूदार, मजेदार होता है। अगर आप उसे बाल में लगाएंगे ना, लड़कियां सब बहुत ज्यादा लगाती है, इस तरह करेगा तो इस तरह डायरेक्ट निकल करके आए। कौन सा तेल, तो चंबेली का तेल। देखिए लड़कियां भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप गुस्साएंगे नहीं, थोड़ा सा समझाने का ट्रिक है। देखिए तो चंबेली का तेल खुशबूदार है, लोग इसे ही पसंद करेंगे। मोतिया का तेल ये भी खुशबूदार है, इसे भी पसंद करेंगे। लेकिन लोग जब मिट्टी का तेल का नाम आएगा तो क्या करेंगे, नाक में मास्क पहन लेंगे, बहुत बदबू कर रहा, बहुत, बंद कर लो। इसी तरह उन्होंने ख्वाजा हसन निजामी बताने की कोशिश किया है। उसके बाद कहता है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, यहाँ पर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो आराम से वो बंद कमरे में जाएंगे, क्या कहते हैं, एक लालटेन जलाएंगे। तो लालटेन किससे जलेगा भाई मेरे, मिट्टी के तेल से ही जलेगा ना। उस टाइम तो जिससे आपका ब्रेकअप हुआ वो तो है नहीं, रहेगा नहीं वहां ना, क्योंकि आपके वही लालटेन रहेंगे। लालटेन के अंदर जो मिट्टी का तेल वही ना आपके अंदर रोशनी करेगा, और आप गम में आराम से इस तरह बैठे रहेंगे। तो कौन कह रहा है कि मिट्टी का तेल जो है इंसान के शरीके गम है, या फिर पुलिस हो, चोर हो,
चोरी भी अगर कोई करेगा तो उसी रोशनी में करेगा। अगर कोई पुलिस उस चोर को पकड़ने के लिए आ रहा तो उसी मिट्टी के तेल में पकड़ेगा। उसके बाद अगर कोई काम काज करने के लिए जा रहा है, कोई पढ़ लिख रहा है तो उसी मिट्टी के तेल को डालेंगे तो पढ़ाई लिखाई भी होगी। अब ना भाई मेरे डेवलप कर गया तो ये लाइट हो गई, बिजलियां आ गई, लेकिन पहले के जमाने में यही था ना। अब उसके बाद देखेंगे, कह रहा है कि क्या कहते हैं, अमेरिका का रॉकफेलर, ये देखेंगे मिट्टी का तेल जो है ना सबसे पहले इजाद, यानी कि इनके जो बिजनेसमैन थे, इन्होंने अमेरिका का एक रॉकफेलर है, इनका भी नाम इसमें आया हुआ है कि मिट्टी का तेल का जो इजाद किया था वो किसने किया था, अमेरिका का रॉकफेलर। ठीक है, तो इन्होंने भी मिट्टी के तेल के बारे में बहुत सारा चीज बताया है। उसके बाद कह रहा है कि मिट्टी बेगर्ज और बेताल्लुक है। जी हाँ, कैसे नहीं, मिट्टी बेगर्ज और बेताल्लुक है। अगर मिट्टी ना रहेगी तो हम नहीं रहते, मिट्टी है उसी के अंदर, उसी से हम लोग बने, उसी के अंदर जाना है ना। तो अजीज साथियों, आप सभी का ये जो चैप्टर नंबर 2 था, यानी कि सेकेंड, मिट्टी का तेल क्या है, तो मजमून है मिट्टी के तेल का राइटर कौन है, ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है, तो आप सभी का ये चैप्टर यहाँ से बिल्कुल फिनिश हो गया अजीज साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप कहेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कब होगा, तो वो भी आप सभी को मैं फिलहाल मैं सोचा हूँ कि 5 चैप्टर करवाऊंगा, उनके बाद फिर बताने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक जरूर ठोक दें।